का जो डाली होता है ना, वहां पर चढ़ जाते थे और वहां पर चढ़ते थे, मोबाइल को ऐसे 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 करते थे ना, तब नेटवर्क आता था। जब हम मोबाइल देखे तो देखे कि 60 व्यूज आ गया है उस पे। भाई हम दौड़े घर आ गए थे कि लगता है कि हमारा वीडियो वायरल हो गया है। पिताजी को लगने लगा कि ये फालतू का काम कर रहा है। जब लाख से ऊपर आया तो पिताजी को लगा कि हाँ कुछ है भाई, और हमारा परिवार पहली बार 1 महीने में 1 लाख रुपया देखा था। हाँ तो साथियों नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार बिहार के एक छोटे से गांव दौलतपुर का रहने वाला हूं, नालंदा जिला का, जो कि नालंदा जिला और जहानाबाद जिला के बॉर्डर पे पड़ता है। आज हम आपको अपने बारे में कुछ ऐसी ऐसी बातें बताएंगे कि शायद आप मोटिवेट हो जाएंगे। कहते हैं ना कि जब आंखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया, जब आंखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया, अब मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। प्यारे साथियों, हमारा जन्म होता है बिहार के एक छोटे से गांव में, जो कि नालंदा जिला और जहानाबाद जिला के बॉर्डर पर स्थित रहता है। हम पेशे से एक शिक्षक हैं। बिहार में 9th से लेकर के 12th तक के बच्चों को पढ़ाते हैं। टारगेट बोर्ड हमारा प्लेटफॉर्म है जहां से कि हम बच्चों को पढ़ा पाते हैं, और आज बिहार का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, और जहां पर लाखों बच्चे जुड़ करके पढ़ाई करते हैं। इस लाखों बच्चों को ना हम पढ़ा रहे हैं, इसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी और बहुत बड़ा संघर्ष भी है। ऐसे ही लाखों बच्चे हमारे साथ नहीं जुड़े हुए हैं, और ऐसे ही आज हम प्रिंस कुमार से प्रिंस सर नहीं बने हुए हैं। इसके पीछे बहुत बड़ी सफलता की कहानी है, जो कि आज हम आपको बहुत शॉर्टकट तरीके से बताने का प्रयास करेंगे, क्योंकि सफलता की कहानी तो बहुत लंबी होती है ना, लेकिन हम उससे कम समय में चाहेंगे कि हम उसे आपको बता दें। हमारे पिताजी एक छोटे किसान हैं, पेशे से बहुत छोटे किसान हैं, और दूध बेच करके किसी तरीके से हम लोगों को पढ़ाए, और बचपन में हम भी वो सब काम कर चुके हैं जो हमारे पिताजी करते थे। खेती करना, भैंस चराना, गाय चराना, दूध बेचना, वो सब हम भी देख चुके हैं, हम भी कर चुके हैं, इसलिए उन सब चीज़ों का अनुभव है। और आज हमें पता ये भी है कि बिहार के लगभग 70-80% लोग जो कि गाँव में रहते हैं ना, वो ये सब काम करते हैं। और बिहार के अधिकांश बच्चे जो हमसे खास करके पढ़ाई करते हैं, वो या तो मिडिल क्लास के फैमिली हैं या तो फिर गरीब बच्चे हैं, और हम खास करके गरीब बच्चे और मिडिल क्लास बच्चों के लिए ही काम करते हैं। तो बात ऐसा है ना कि जब हम मैट्रिक में पढ़ रहे थे, जब हम 2015 में मैट्रिक का एग्जाम दिए थे, तो उस समय बहुत ज़्यादा चुनौतियां थी हमारे सामने। जैसे उससे आगे पढ़ेंगे कैसे, मैट्रिक तो कर लिए, अब कहाँ पढ़ने के लिए जाएंगे। तो हमने पिताजी से बोला था कि बस हम एक बार पटना जाने दीजिए, हम पटना जाकर के पढ़ना चाहते हैं। तो पिताजी सीधे सीधे क्या बोले थे पता है, कि जाओगे ठीक है, तुम चल जाना, गाड़ी भाड़ा भी हम दे देंगे, लेकिन वहां जाके रहोगे कहाँ, और अगर रूम लोगे तो उसका पैसा कहाँ से आएगा, पढ़ाई कहाँ करोगे, क्योंकि पटना पढ़ाने का पैसा हमारे पास नहीं है। हम 10वां तक पढ़ा दिए, गांव में पढ़ा दिए, उससे ज़्यादा अगर जाओगे तो हमारे पास पैसा नहीं है। हम पिताजी को बोले थे कि बस एक बार हमें जाने दीजिए तो सही, एक बार पटना घूम के तो आने दीजिए। उस समय सपना भी था कि पटना में जरा घूमें। जब हम पहली बार पटना गए, वहाँ हम अपने गाँव के कुछ दोस्तों से मिले, तो फिर उन्होंने बताया कि भाई यहाँ पर रहो आराम से, 2-4 10 दिन 20 दिन तो हम अपने दोस्तों के पास रहे। उसके बाद हमें लगा कि नहीं, अब हमें भी कुछ करना चाहिए। तो भाई अपना एक रूम लेने के लिए पैसा नहीं था, हम इधर उधर ढूंढते रहे कि कोई बच्चा अगर ऐसा मिल जाए ना कि जिसको हम पढ़ा सकें, ताकि कुछ पैसा हमें मिल जाए। 1-2 स्कूल में भी ट्राई किए, लेकिन जगह नहीं खाली है, तो ये नहीं, मतलब कुछ ना कुछ बहाना करके हमें वहाँ नहीं रखा जाता था। अंत में एक छोटी सी बच्ची मिली जिसको हम पढ़ाते थे 1250 रुपया के महीना पर, और वो 1250 पता है आज हमारे लिए, सचमुच कह रहे हैं, 12.5 लाख 12.5 करोड़ के बराबर है। क्योंकि आज अगर वो 1250 नहीं मिलता ना, तो हम शायद यहाँ तक नहीं होते। भाई जीवन में ना छोटी सी चीजों का बड़ा महत्व होता है। जब मैट्रिक परीक्षा पास करके इंटर में गए थे, और जब हम इंटर का एग्जाम देने वाले थे, तो उसके पहले एक बड़ा घटना घटा था हमारे गांव में। पता है, मर्डर हो गया था, और उस मर्डर में ना हम लोगों को भी शामिल कर दिया गया था, सिर्फ इसलिए ताकि इसका जीवन हम बर्बाद कर सके। ये पढ़ नहीं पाएगा, पढ़ेगा भी तो इसको नौकरी नहीं लग पाएगा, क्योंकि इसके ऊपर हम केस कर देंगे। उसमें भी जब मर्डर का केस लग जाए ना, सुन के ही पूरा रोआ खड़ा हो जाता है कि भाई मर्डर का केस, जो कि हम उसमें इन्वॉल्व भी नहीं है। हमारे पिताजी, हमारे दादाजी, हमारे चाचा जी, सब लोग जेल चले गए थे। गांव में सिर्फ और सिर्फ हमारी मम्मी थी। गांव जाने का हम बहुत बार विचार किए कि भाई हम गांव चलते हैं, मम्मी को देखते हैं किस हालत में है, लेकिन इस डर से नहीं जाते थे ना कि गांव जाएंगे पुलिस पकड़ लेगा। पुलिस से बहुत ज्यादा डर लगता था, और मर्डर हो गया था ना, सब लोग कहते थे पकड़ा जाओगे तो जिंदगी भर जेल से बाहर नहीं निकल पाओगे। लेकिन किसी तरीके से हम ये लगातार प्रयास कर रहे थे कि नहीं, कुछ ना कुछ तो हमें करना है।
2 साल लग गए भाई अपने आप को निर्दोष साबित करने में। 2 साल के बाद हमें ये बताया गया कि नहीं आप निर्दोष हैं, और तब तक तो हमारा लग रहा था कि पूरा जिंदगी बर्बाद हो चुका है। पिताजी जब जेल से बाहर आए तो उनको सब बात बताए कि किसी भी तरीके से हमको फिर से पढ़ना है, क्योंकि ऑलरेडी हमारा 2 साल बर्बाद हो चुका है। और 2015 में जब हम मैट्रिक का एग्जाम दिए थे ना, तो 2017 में हमारा इंटर का एग्जाम होना था, लेकिन उस केस की वजह से हम 2017 में इंटर का एग्जाम नहीं दे पाए। 2 साल लगातार हम इधर उधर भागते रहे, जंगलों में रात बिताए हैं, 5-6 दिन लगातार जंगल में रात बिताए हैं। और ऐसा ऐसा सीन आता था ना, हम रात को सोए हुए हैं, पता चला हमारे बगल में बंसुअर खड़ा है। जब रात को एकाएक देखते थे तो लगता था कि आज तो बचेंगे ही नहीं, आज तो खत्म। लेकिन फिर किसी तरीके से वहां से निकलते थे। परिवार वाले सब हाथ खड़ा कर दिए थे कि नहीं, मर्डर केस है, हम अपने घर में नहीं रखेंगे, हम भी पकड़ा जाएंगे। तो इतना खराब सिचुएशन देखने के बाद भी हम 2017 में एग्जाम नहीं दिए, 2018 में एग्जाम नहीं दिए, 2019 में एग्जाम दिए और 80% नंबर आया हमारा इंटर में। बहुत ज्यादा खुश हुए कि लेकिन अब एक ही चीज का बस इच्छा था कि जल्दी से जल्दी हमें बस नौकरी लग जाए, क्योंकि बिहार के लोग ना, सब लोग नौकरी के पीछे, बिहार क्या पूरे देश के लोग चाहते हैं कि जल्दी नौकरी लग जाए। और बिहार में तो सरकारी नौकरी का एक अलग ही क्रेज है, अलग ही क्रेज है भाई। हमारे पिताजी कहा करते थे कि अगर सरकारी नौकरी लग गया मतलब समझो भगवान से दर्शन हो गया। इस बार अगर सरकारी नौकरी लग गया ना, ये जन्म तुम्हारा तर गया। तो लगता था कि किसी तरीके से सरकारी नौकरी लेना है, और हम सरकारी नौकरी की तैयारी में जी जान लगा के अपना पूरा ताकत झोंक दिए। जब हमारा इंटर का रिजल्ट आया तो लगा कि नहीं, अब हमें किसी न किसी तरीके से फॉर्म भरना है। और जब जैसे ही जिस दिन इंटर का रिजल्ट आया उसी दिन हम फॉर्म अप्लाई कर दिए। बिहार सरकार का एक वैकेंसी आया हुआ था, तो उसका हम फॉर्म अप्लाई किए और फिर एग्जाम भी दिए, रिजल्ट भी आया और हमारा सिलेक्शन भी हुआ। लेकिन तब तक लॉकडाउन आ गया था, हम अपने गांव चले गए थे। लग रहा था कि जिस चीज के लिए हम इतना पढ़े, इतना मेहनत किए, भाई वो कब नौकरी कब लगेगा। एक सपना बन गया था कि नौकरी जल्दी से लग जाए। जब हम गांव गए तो इंतजार कर रहे थे कि नौकरी 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 लग जाए। हमारे परिवार वाले को एकदम इंतजार था कि बस बेटा का जल्दी से नौकरी लग जाए। अंत में हम बेरोजगारों की तरह जब गांव में घूम रहे थे ना, तो लग रहा था कि मन नहीं लग रहा था, कहीं ना कहीं से तो कुछ आना चाहिए ना, इनकम आना चाहिए। परिवार का स्थिति हमसे देखा नहीं जा रहा था। हमारे नीचे 2 छोटे भाई थे, उनको भी पढ़ाने का जिम्मेदारी था हमारे पिताजी के ऊपर, और अब पिताजी से हो भी नहीं पा रहा था, क्योंकि वो भी 2 साल में ना टूट चुके थे। जब जेल से वो बाहर आए थे ना तो रो गए थे। आज वो जब हम याद करते हैं नसीन, तो लगता है कि हमारे सामने वो दुखों का पहाड़ आया था। और जब पिताजी आए उसके बाद हम पटना से लॉकडाउन में जब वापस घर गए, और तब लगा कि भाई अब लगता है कि फिर से वो जिंदगी बेकार हो जाएगा। नौकरी लग नहीं रहा है, ज्वाइनिंग आ नहीं रहा है। जो लोग नौकरी कर रहे थे उनको भी नौकरी से निकाला जा रहा था, हमारा नौकरी कहां से लगता। लेकिन बहुत दिन तक इंतजार किए, जब नहीं आया तब हम सोचे कि कुछ तो करना है। तब हमारा छोटा भाई, कुंदन नाम है, उसने हमें बताया कि YouTube एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से कि पढ़ाया जा सकता है, आप पढ़ा सकते हैं और इससे कुछ इनकम भी हो जाएगा। तो हमें लगा कि क्यों ना इस पर ट्राई किया जाए, जब इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म है तो ट्राई किया। उसके पहले हमें को YouTube के बारे में ना ABCD भी नहीं पता था, कुछ नहीं पता था, मतलब YouTube के बारे में नॉलेज ही नहीं था। हमें यह नहीं पता था कि इस पर पढ़ाया जा सकता है, इससे अर्निंग भी होता है। जब हम YouTube पे पढ़ाना शुरू किए और हमारा छोटा भाई हमें बताना शुरू किया, सोचिए हम बड़े भाई और हमारा छोटा भाई हमको बता रहा था, पढ़ा रहा था, ऐसे ऐसे होता है। हम बहुत शौक से पढ़ रहे थे उससे, बहुत शौक से उससे सब कुछ सीख भी रहे थे। और पता है जब हम सीखना शुरू किए, जब हमें मन लगने लगा ना, हम अपने सभी दोस्तों को सबसे पहले ब्लॉक कर दिए, क्योंकि वे लोग हमें परेशान कर रहे थे। भाई खेलने चलो, क्रिकेट खेलने चलते हैं, कहाँ हो, यहाँ आओ। हमें लग रहा था कि ये लोग कहीं ना कहीं हमें डिस्टर्ब कर रहे हैं। सब लोगों को हमने ब्लॉक कर दिया, कहीं आना जाना बंद कर दिए, और लगातार हम पढ़ाई करवाते रहे। लेकिन पढ़ाई करवाना भी हमारे लिए इतना आसान नहीं था, बड़ा चुनौती था। क्योंकि आज हम जितना साफ बोल रहे हैं ना, हम उस समय उतना साफ नहीं बोलते थे, हम बहुत ज्यादा हकलाते थे। कोई कोई वर्ड हमारे सामने ऐसा आ जाता था ना कि हम बोल भी नहीं पाते थे, बहुत ज्यादा हकलाते थे हम। तो फिर हमारा छोटा भाई ही बताया कि एक एडिट करने वाला एप्लीकेशन भी है, वहां से जो चीज गलती हो जाता है ना उसको काट करके हटा दिया जाता है। तो फिर हम बोले सिखाओ उसके बारे में भी, वो हमको सिखाना शुरू किया। और पता है हमारा डेली का रूटीन क्या बन गया था? सुबह में भैंस गाय चराना है, क्योंकि गांव में रहते थे, हमारे पिताजी का 4-5 भैंस था, गाय था, तो उसको हम जाते थे खंधा में चराने के लिए, खेत में ले जाते थे उसको चराने के लिए, शाम में भी ले जाते चराने के लिए, और दोपहर में वीडियो रिकॉर्डिंग करते थे। क्या करेंगे,
कम से कम घर पर हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं तो पिताजी का ही हेल्प कर रहे थे, दादाजी का हेल्प कर रहे थे। खेतों में काम करने जाते थे, पिताजी खेत में जा रहे हैं, हम भी जा रहे हैं उनके साथ काम करने के लिए। ऐसे करके पूरा लॉकडाउन हमारा बीता। हमारा डेली का रूटीन ये था ना कि हम दोपहर में वीडियो रिकॉर्ड करते थे, स्क्रीन पर पढ़ाते थे, मोबाइल के स्क्रीन पर ही हम पढ़ाते थे। छोटा सा एक मोबाइल था, उसी के स्क्रीन पे पढ़ाते थे, बहुत बेहतर। लेकिन हाँ, कंटेंट में कुछ दम रहता था, उस छोटे से स्क्रीन पर भी कंटेंट में दम देते थे। तो दोपहर में हम वीडियो रिकॉर्ड करते थे और शाम को जब जाते थे भैंस गाय चराने के लिए तो उधर खेत में ही बैठ करके ना आराम से हम वीडियो एडिट करते थे, क्योंकि उधर कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं होता था। जब घर में रहते थे तो कोई ना कोई बोलता था, कोई ना कोई बुला लेता था तो डिस्टर्ब होते थे। तो हम जान करके बोलते थे कि हम भैंस चराने के लिए जाएंगे, हम गाय चराने के लिए जाएंगे। क्यों भाई? क्योंकि वहां पर हम आजाद हैं, कोई हमें डिस्टर्ब करने वाला नहीं है कि हाँ आप हमें डिस्टर्ब कर रहे हैं, आप हमें डिस्टर्ब कर रहे हैं। हम आराम से वहां पर ना इत्मीनान से करते थे। ऐसे ही बहुत समय तक हम वैसे ही काम करते रहे। सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो होता था वीडियो को अपलोड करने में, क्योंकि हम जिस गांव से आते हैं ना वहां आज भी इंटरनेट का प्रॉब्लम है, इंटरनेट का बढ़िया से बात तक नहीं होता है। तो भाई पता है, बोलेंगे तो हंसी आएगा। एक बड़ा सा जामुन का पेड़ था हमारे पास, घर के पास में ही। हम उस जामुन के सबसे ऊपर का पेड़ पर चढ़ जाते, तो ऊपर का जो डाली होता है ना वहां पर चढ़ जाते थे और वहां पर चढ़ते थे, मोबाइल को ऐसे 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 करते थे ना, तब नेटवर्क आता था और वैसे करके ना हम वीडियो अपलोड करते थे और किसी किसी तरीके से हम डेली एक वीडियो अपलोड करते थे। लेकिन कोई बच्चे देख नहीं रहे थे, कोई स्टूडेंट नहीं, क्योंकि किसको पता था कि कोई पढ़ा रहा है। 5, 6, 7 लोग देखते थे। ऐसे ही हमें एक घटना याद है कि जब हम शाम के टाइम में भैंस चरा रहे थे तो एकाएक जब हम मोबाइल देखे तो देखे कि 60 व्यूज आ गया है उस पर। भाई हम दौड़े घर आ गए थे कि लगता है कि हमारा वीडियो वायरल हो गया है, पहला वीडियो वायरल हो गया। हम अपने भाई को दिखाया तो फिर बोला कि नहीं ये तो नॉर्मल है, कोई ज़्यादा नहीं है। फिर से निराश हो गए, लेकिन हम डिमोटिवेट कभी नहीं होते थे, करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे। साल भर तक वैसे ही काम करते चल गए, लेकिन अभी तक 1 रुपया हमारा इनकम नहीं हुआ था। पिताजी को लगने लगा कि ये फालतू का काम कर रहा है। गांव के लोग पिताजी को अलग ही उंगली कर रहे थे, फालतू का मोबाइल सिर्फ चलाता है, उसको कुछ काम नहीं करना है, वो तुमको दिखा रहा है कि बस पढ़ा रहे हैं, मोबाइल में कुछ ना कुछ करता होगा, तुम उस पर नजर रखना, कोई हो सकता है गड़बड़ सड़बड़ काम करता हो। पिताजी आके घर में बोलते थे कि क्या करता है जी, तुम ऐसे करते हो ऐसे करते हो, कोई पैसा वैसा नहीं आता है, तुम खाली हमको सपना दिखाता है कि पैसा आएगा। पिताजी कभी कभी डिमोटिवेट हो जाते थे। अंत में साल भर के बाद ना 7,000 रुपया आया था हमारा यूट्यूब का पहला पेमेंट, 7,000। पिताजी को जब बताया तो पिताजी पहले तो जोर से हंसे, बोले 7,000? बोले हाँ 7,000। बोले इतना में तो फिर जिंदगी भर कमाने का जरूरत नहीं पड़ेगा ना, अब तो बहुत ज्यादा हो गया, साल भर कमा लिए भाई, 7,000 आ गया, अब तो कमाने का जरूरत ही क्या है। पिताजी बहुत ज्यादा डांटे भी हमको, लेकिन फिर भी बोले कि नहीं छोड़ेंगे तो नहीं। हमारे पिताजी हमको हमेशा सपोर्ट करते आए हैं, ठीक है ना। भले उनको कोई अगर बहका दे तो थोड़ा सा इधर उधर हो जाते थे, लेकिन अक्सर सपोर्ट करते आए हैं। हमारे पिताजी के साथ भी एक प्रॉब्लम है, उनको रात में दिखाई नहीं पड़ता है, लेकिन फिर भी वो हम लोगों के लिए ना बहुत ज़्यादा मेहनत किए हैं। भाई ऐसे पिता ना भगवान सबको दें, ऐसे पिता भगवान सबको दें, ताकि सब गरीब के बच्चे कुछ ना कुछ बड़े कर पाए। क्योंकि हमारे गांव में हमारे पिताजी ही एकमात्र वैसे व्यक्ति थे जो कि हम लोगों को पढ़ा रहे थे, बाकी हमारे गांव के कोई भी लोग अपने बाल बच्चों को नहीं पढ़ा रहे थे। ऐसा स्थिति था हमारे गांव का। पिताजी को बहुत समझाया कि पिताजी रुकिए, आएगा और पेमेंट आएगा। फिर से हम मेहनत किए, अगला पेमेंट हमारा 14,000 का आया था, सीधे दुगना हुआ था। पिताजी को बोले देखे ना 1 महीना में दुगना हो गया ना, तो बोले किससे क्या होगा, 14,000 से क्या होगा। बोले अरे और रुक जाइए ना, और आएगा अभी। अंत में जब 2-3 महीना मेहनत किए, उसके बाद हमारा पेमेंट यूट्यूब से 1,00,000 से ऊपर आया। जब 1,00,000 से ऊपर आया तो पिताजी को लगा कि हाँ कुछ है भाई, और हमारा परिवार पहली बार 1 महीने में 1,00,000 रुपया देखा था, और नहीं तो ऐसा नहीं होता था, ठीक है ना। पूरे साल जब पिताजी खेती करते थे, धान होता था ना, उसको बेचते थे ना, तो 30-40 हजार रुपया का धान बिकता था, गेहूं बिकता था। इस तरीके से करके हम लोग का काम चलता था। जब स्कूल में फी भरना होता था ना, तो 1 भैंस बेचना पड़ता था, 1 गाय बेचना पड़ता था, तब जाकर के फी 5-6 महीना का भराता था। तो इस तरीके से करके हम लोग काम कर रहे थे। लेकिन तब तक हम जो फॉर्म डाले थे ना, उसका ज्वाइनिंग लेटर भी आ गया। लेकिन हमारा इच्छा नहीं था कि हम जाएं उधर, हमारा बिल्कुल इच्छा नहीं था कि हम सरकारी नौकरी करें, क्योंकि अब हमारा मन यूट्यूब में लग गया था। तो हम पिताजी को बोले कि नहीं करना है मैं नौकरी, हम यूट्यूब में ही करेंगे। बोलेंगे कि तू पगला गया है का है, सब लोग सरकारी नौकरी के लिए मर रहा है और तू कहता है कि सरकारी नौकरी करवे नहीं करेंगे। अरे सरकारी नौकरी करो भाई, भगवान का दर्शन हो गया है, समझो तुमको, तुम्हारा जीवन तर गया, हम तो घर में पूजा पाठ करवा देते हैं। बोले ये क्या बात है भाई, हमको नहीं करना है। बोले करना है, यूट्यूब छूट जाए लेकिन नौकरी करना है।
पारिवारिक प्रेशर के कारण हमें नौकरी ज्वाइन करना पड़ा, लेकिन फिर भी हम यूट्यूब को नहीं छोड़े। वो हमारा एक सच्चा दोस्त बन गया था, ठीक है ना। हम और यूट्यूब दोनों एक सच्चे दोस्त बन गए थे। और दुनिया में अभी भी, वर्तमान में भी हमारा कोई दोस्त नहीं है। हम दिन रात यूट्यूब के साथ ही रहते हैं, अपने संस्थान के लिए ही काम करते हैं, अपने संस्थान के लिए जीते हैं, अपने संस्थान के लिए मरते हैं। और हमारा दुनिया में कोई दोस्त नहीं है अभी फिलहाल, और हम दोस्ती करना भी नहीं चाहते हैं, क्योंकि दोस्त हम 2-3 लोगों से किए हैं और अक्सर हमें धोखा ही मिला है। और जब जब धोखा मिलता है तो मन करता है दोस्त बनाए ही ना। तो इसलिए हम जॉब भी करते रहे, यूट्यूब भी करते रहे। पता है, जब पहला सैलरी आता है ना किसी के नौकरी का, तो घर में सब लोगों का इच्छा होता है कि हमारे बेटा का पहला सैलरी आया है, पहला सैलरी आया है। भाई माँ बाप ना टकटकी लगा करके देखते रहते हैं, हमारे बेटवा का पहला सैलरी आया है, पहला सैलरी आया है। जब पहला बार हमारा सैलरी मिला था ना, तो हम पूरा सैलरी मकान मालिक को दे दिए थे, सिर्फ ये कह करके कि आप हमारे लिए एक बस रूम बनवा दीजिए, और रूम बना दीजिए, रेंट में ही सध जाएगा। रूम बना दीजिए आप, उसमें हम स्टूडियो खोलेंगे, अपना चैनल चलाएंगे, अपना ये मतलब टारगेट बोर्ड चलाएंगे। भाई मकान मालिक माना, हम उसको पूरा सैलरी दे दिए, वो एक रूम तैयार करके हमें दिया, और पहला बार उसमें स्टूडियो लगाए। स्टूडियो भी लगाए तो उसके लिए डिजिटल बोर्ड के लिए हमारे पास पैसा नहीं था, कैमरा के लिए पैसा नहीं था, कुछ दोस्तों से लिए, कुछ ऑफिस का स्टाफ से लिए। दोस्त लोग तो मतलब ऐसे दोस्त जो टेम्पररी बने थे, जो कि जिनसे थोड़ा सा हो गया था, बाकी गहरा दोस्त कोई 2-4 साल पहले वाला हमारा कोई दोस्त नहीं है। लेकिन उनसे पैसे कुछ लिए, उधार लिए, कुछ हमारा और सैलरी वगैरह मिला कुछ महीनों का, तो वो सब मिला करके ना हम एक स्टूडियो तैयार करवाए। पहली बार हम फेस दिखाए थे लगभग 2-3 साल के बाद, मतलब 2020 में नहीं 2019 में हमारा चैनल बना था, और हम पहली बार फेस दिखाए थे अपना 2022 में। उसके पहले तक हम स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके पढ़ा रहे थे। लेकिन लगातार हमारा मेहनत का नतीजा ये हुआ, लगातार जो हम मेहनत करते रहे तो उसका फल निकला। हम ऑफिस बहुत कम जाते थे, मतलब सरकारी नौकरी को ना हम ताखे पर रख दिए थे कि हमें सरकारी नौकरी नहीं करना है। मन में ये सोच लिए थे कि हमको निकाल दो सरकारी नौकरी से कम निकाल देगा तो कोई परिवार ये नहीं ना कहेगा कि हाँ भाई तुमको अब दोबारा जाना है, बोलेंगे हमको नौकरी से निकाल दिया, कहेंगे तो हंसी भी आएगा। हम एक पैकेट में रिजाइनिंग लेटर लेकर के घूमते थे। कोई लोग होता है कि सरकारी नौकरी करने के लिए ना जी जान लगाता है, लोग इतना मेहनत करते हैं। ये नहीं कहते हैं कि सरकारी नौकरी खराब है, बहुत बढ़िया है सरकारी नौकरी, आज लाखों करोड़ों बच्चे उसके पीछे भाग रहे हैं। लेकिन हम नहीं करना चाहते थे, क्योंकि हमारा लगाव यूट्यूब से लग गया था, हमारा लगाव टारगेट बोर्ड से लग गया था। हम टारगेट बोर्ड के लिए अब सब कुछ करना चाहते थे। हमारा यह था कि टारगेट बोर्ड को एक मुकाम तक लेकर के जाना है। इसलिए ना हम एक रिजाइनिंग लेटर लिखे थे और उसको पैकेट में लेकर के घूमते थे। और अगर कोई पदाधिकारी हमें डांट दे, अगर कोई पदाधिकारी हमें यह बोल दे कि तुम ये काम सही से नहीं कर रहे हो, तो हम तुरंत पैकेट में हाथ डाल के रिजाइनिंग लेटर देते थे, सर आप कृपा करिए हम पर, हमें नौकरी से निकाल दीजिए। बोले तो पागल लड़का हो क्या यार, तुम एक तो काम भी नहीं करते हो, कहते हो नौकरी से निकाल दो, बहुत ज्यादा रुपया हो गया है क्या तुम्हारे पास, नौकरी से इच्छा उठ गया है क्या? बोले नहीं सर, आप ऐसे अगर डांटोगे ना, अगर प्रेशर दोगे तो हम काम ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारा काम है पढ़ाना, हम पढ़ाने के लिए हैं, हम नौकरी करने के लिए नहीं है। क्योंकि हमारा पढ़ाई के प्रति ना रुचि अब एकदम जाग गया था। हमें कोई बोल देना कि 3 दिन लगातार पढ़ाओ, हम पढ़ाते रहेंगे। हमें कोई बोल देना कि बिना, जब एग्जाम का टाइम आता है ना, तो हम 2-2, 3-3 दिन तक बिना सोए पढ़ाते हैं। 2023 का घटना बता रहे हैं, जब एग्जाम का टाइम आया था तो हम 3-4 दिन तक सोए ही नहीं थे, रात में भी तैयारी करवाते थे, क्वेश्चन तैयार करते थे कि कौन सा क्वेश्चन परीक्षा में लड़ जाएगा, और बच्चों को जो देते थे ना वो क्वेश्चन लड़ता था। और एग्जाम का जब समाप्ति हुआ था ना, तो हम कम से कम 5 दिन तक हॉस्पिटल में भर्ती हुए थे, क्योंकि 3-4 दिन से हम सोए ही नहीं थे। जब एग्जाम खत्म हुआ तो हम 4-5 दिन के लिए हॉस्पिटल चले गए। इतना ज्यादा हम संघर्ष किए हैं। अंत में जाकर के 2023 में हमारे संस्थान से पहला टॉपर निकला, और जब पहला टॉपर निकला तो मन के अंदर ये बैठा लिए कि हाँ, अब टारगेट बोर्ड यानी कि हम भी टॉपर दे सकते हैं। कि हमारा जो एक समय सपना था ना कि हम बिहार के बच्चों को रिप्रेजेंट करें, बिहार के बच्चों को पढ़ाएं, वो हमने कैसे शुरुआत किया और कहां तक पहुंचाया। 10 लड़के से एक लड़के से 10 लड़के से फिर 100 लड़के, फिर 1000 लड़के, फिर लाख लड़के, आज देख रहे हैं कि लगभग 1.5 मिलियन लोग हमारे साथ जुड़ करके पढ़ रहे हैं। तो हमारा कहानी सुनाने का मकसद सिर्फ इतना ही है कि आज जिस सिचुएशन से उठ करके हम यहां तक आए हैं, आज हमारे जैसे ना हजारों लाखों ऐसे बिहार के बच्चे हैं या देश के बच्चे हैं जो इस तरीके से ना बनना चाह रहे हैं, उठना चाह रहे हैं, लेकिन उसके पीछे आपको मेहनत करना पड़ेगा। तो बस आप लोगों को हम यही एक जाते जाते ना मैसेज देंगे
कि बिना मेहनत के कुछ नहीं होता है। अगर आपको एक बड़ी सफलता चाहिए तो इसके लिए आपको एक बड़ा संघर्ष करना पड़ेगा भाई। लोग सिर्फ सफलता देखते हैं, संघर्ष नहीं देखते हैं। लोग देखते हैं कि इतना सफल हो गया, लेकिन अगर उसके पीछे की संघर्ष की कहानी अगर पढ़ेंगे ना तो वो बेहोश हो जाएंगे। उनको लगेगा कि भाई इतना ज्यादा संघर्ष करना पड़ता है। और आज हम जिस चीज को यहां पर 15-20 मिनट में बता रहे हैं ना, इसके पीछे 5 साल 10 साल लग चुके हैं। जीवन से लेकर के अभी तक बस हम यहीं तक पहुंच पाए हैं। तो हमारे जैसे बहुत सारे गरीब बच्चे हैं जो कि उठना चाहते हैं और उठ करके हमारी तरह बनना चाहते हैं, पैसे कमाना चाहते हैं, नौकरी करना चाहते हैं। माँ बाप का इच्छा होता है कि नौकरी करेगा हमारा बेटा, तो इसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा। तो जाते जाते बस हमारा मैसेज यही है कि आप लोग भी मेहनत करिए, संघर्ष करिए, संघर्ष से पीछे मत हटिए। और यह मत सोचिए कि हमारा जन्म अगर एक गरीब परिवार में हुआ है तो हम गरीब ही रह जाएंगे। गरीब परिवार में जन्म जरूर हुआ है, लेकिन गरीब परिवार में मरेंगे नहीं, क्योंकि हर एक परिवार में एक लड़का ऐसा होता है जो अपने परिवार को गरीब से ऊपर उठाता है, गरीब से अमीरी की ओर ले जाता है। और आप अपने परिवार के लिए वो लड़का आप बनिए। हम चाहते हैं कि आप लोग अपने परिवार को गरीबी से ऊपर उठाइए। तो संघर्ष करने से कभी मत पीछे हटिए। और आज हम स्पेशल थैंक्स बोलना चाहेंगे जोश टॉक बिहार टीम का, जो कि इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर हमें ला करके खड़ा किए ताकि हम बिहार के बच्चों को मोटिवेट कर सकें, रिप्रेजेंट कर सकें और अपनी कहानी से सब लोगों को मोटिवेट किए ताकि आप लोग भी हमारी तरह बनने का प्रयास करें। सैकड़ों ऐसे बच्चे हैं जो हमारी तरह बनना चाहते हैं। और आज इस कहानी को सुनने के बाद कहीं आपके अंदर भी जरूर खून खौला होगा कि भाई हम भी ऐसा कर सकते हैं। तो स्पेशल थैंक्स जोश टॉक बिहार टीम को, जो कि आज हमें इस प्लेटफॉर्म पर बोलने का मौका दिए। स्पेशल थैंक्स और दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद।